अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपको। ये उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़बरदस्त सी कामयाबी दे। और आप एचएमएस का कोर्स है, उसमें जो फ़र्स्ट ईयर की क्लास में जो मटेरियल मेडिका के अंदर जो मेडिसिन हैं उनकी तादाद है 10। और ये 10 मेडिसिन जो होती हैं ये पोलिक्रस्ट मेडिसिन कहलाती हैं। और उन्हीं में से एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फेमस और कॉमन यूज़ वाली मेडिसिन है, वो है एकोनाइट। एकोनाइट का पूरा नाम आप जानते हैं, एकोनाइटम नेपिलस है। अच्छा, यहाँ जो है वो मैं आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ताकि आप जो है वो नोट्स बना सकें, या फिर एग्ज़ाम्स में किस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। कोई भी अगर मेडिसिन आती है तो क्या क्या चीज़ें लिखनी उसमें ज़रूरी हैं, और अपने क्वेश्चन को आप किस तरह से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, यानी डिफरेंट बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें और से मुख्तलिफ आपका थोड़ा सा असाइनमेंट हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस ली हैं, जो कि मतलब एडमिशन भी जल्दी लिए, क्लासेस भी रेगुलर लिए हैं, तो उन लोगों के लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग जिनकी लेट एडमिशन हुए हैं और या फिर वो किसी वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ये मेडिसिन, ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल होगी। एकोनाइट का पूरा नाम आपको पता है, एकोनाइटम नेपिलस इसको कहते हैं। उसके बाद जो आप हेडिंग डालते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसके बाद जो आप हेडिंग डालते हैं वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन का मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे, उसमें सबसे पहले आप लिखते हैं किंगडम, यानी हर मेडिसिन का ताल्लुक किसी न किसी किंगडम से होता है, यानी एनिमल, प्लांट, इम्पॉन्डेबल जो भी है। तो यहाँ पर एकोनाइट जो का ताल्लुक किससे है, प्लांट किंगडम से होता है। इसकी फैमिली कौन सी है, रेननक्यूलेसी इसकी फैमिली का नाम है। कॉमन नेम इसको मॉन्क सूट कहते हैं कॉमनली। और इसको जो प्रूफ किया था वो डॉक्टर हनीमैन ने कहा था। और अच्छा, ये जो प्लांट है इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट, ठीक है, कौन सा प्लांट, ये जो मॉन्क्सवुड है जिसको आप कॉमनली मॉन्क्सवुड कहते हैं और वैसे एकोनाइट कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसको क्या कहा जाता है, यानी प्रूविंग से पहले जो एकोनाइट का प्लांट था, जो मॉन्क्सवुड था, ये एक पॉइज़न के तौर पर लोग इसको जानते थे। लेकिन प्रूविंग के बाद जो है इसके बहुत ही मार्वलस और वंडरफुल जो भी इफ़ेक्ट्स थे उनका अंदाज़ा हुआ। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एकोनाइट का नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में क्या आना चाहिए, वो एक स्केच में चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि एकोनाइट को हम, जब एकोनाइट का नाम है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए आंधी तूफान, स्टॉर्म, और चीज़ें धड़म भड़म एकदम से अचानक से यानी अचानक से जैसे कोई तूफान आता है या जैसे आंधी चलती है तो क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो उलट पुलट जाती है, और ऑल ऑफ सडन कोई भी चेंज आता है, कोई भी इफ़ेक्ट आता है आपके एनवायरनमेंट में, और वो जब आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है तो एकोनाइट में भी उसकी दवा हो सकती है। ये इसका जो है वो एक सिनारियो है एकोनाइट का, कि इसमें हर चीज़ जो है वो अचानक से होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है, और जो है वो बहुत शिद्दत के साथ होती है। तो ये एकोनाइट का जो है वो आ, आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अच्छा, एकोनाइट में क्या है, अगर हम पर्सन्स को देखें कॉन्स्टिट्यूशन वाइज तो क्या होता है कि ये जो होता है ये जो मेडिसिन है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकोनाइट। नंबर 1, एक्यूट रीसेंट मेडिसिन। ठीक है, यानी एकोनाइट का शुमार जो होता है ये एक्यूट मेडिसिन में होता है और रीसेंट कंप्लेंट्स के लिए होता है। मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर रिलेटेड टू द रीसेंट कंप्लेंट्स। एकोनाइट इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉनिक केसेस के किसी फेज़ में भी आप एकोनाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कॉजेशन के ऊपर आप जो है वो एकोनाइट मेडिसिन जो है वो अगर कोई केस पुराना भी हो गया है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, और जब आप कॉज के ऊपर जाते हैं और उसमें आपको वो वाली कॉज मिलती है कि जो कि एकोनाइट के अंदर अभी हम देखते हैं कि कौन सी कॉजेज़ होती हैं, अगर वो रिलेट करती हैं कॉजेज़ के साथ तो फिर आप उसको थोड़े से पुराने केसेस में भी देख सकते हैं, या फिर क्रॉनिक जो केसेस होते हैं उनका जो एक्यूट फेस होता है उसमें एकोनाइट आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बट उसको कहीं ना कहीं उसके कॉजेज़ जो हैं उससे रिलेट कर रहे होते हैं, यंग पर्सनस होते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं किस तरह से होगा ये। और
स्पेशली यंग प्लेथोरिक गर्ल्स। शिद्दत जो आती है यानी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा ब्लड फुल ऑफ ब्लड लोग होते हैं ना, उनके ऊपर ही कोई भी चीज़ शिद्दत से कोई चीज़ अफेक्ट करती है तो वो उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो शदीद कब होता है कि जब आपके अंदर एनर्जी होगी तो ही आप उसका रिस्पॉन्स भी बहुत एनर्जेटिक देते हैं। तो एकोनाइट के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, यंग होते हैं और प्लेथोरिक होते हैं। प्लेथोरिक मीन्स होता है कि फुल ऑफ ब्लड, यानी जिनमें ब्लड अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है और उनको उसको हम प्लेथोरिक या प्लेथोरिक पर्सन्स कहते हैं। अफेक्टेड easily by draught of cold air. This is the most important keynote of aconite. Extremely sensitive to cold. लोग जो कि persons affected easily by draft of air, हवा के झोंके से, यानी ठंडे सर्द हवा के जो झोंके होते हैं वो उससे अफेक्ट होने वाले लोग, यानी फ़ौरन से जैसे ही उनको हवा लगती है, ठंडी हवा, ठंडी और खुश्क हवा जब उनको लगती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो उनको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है, सर में दर्द होने लगता है, फीवर हाई ग्रेड होने लगता है। तो ऐसे लोग यानी अगर वो कभी सफ़र कर रहे हैं, जैसे ट्रेन में हैं, बाइक पर हैं या किसी भी राइड राइड के ऊपर हैं और हवा बहुत तेज़ी से उनके बॉडी के ऊपर से गुजरती है और ठंडी और खुश्क हवा होती है तो वो फ़ौरन से उससे अफेक्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है वो फिर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और सिम्टम्स कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ और एक्सट्रीम सीवियरिटी के साथ होंगे। ठीक है, ज़ाहिर खांसी, स्नीजिंग, फीवर और मेडिसिन में भी होते हैं, लेकिन एकोनाइट में क्या होगा? उसमें एक तो ऑल ऑफ सडन होगा और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वो चीज़, वो सिम्टम्स जो है वो इनके अंदर डेवलप होते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत तेज़ी के साथ आते हैं और अचानक से आते हैं और फिर अचानक से ख़त्म भी हो जाते हैं। सही। तो बता दूं, फ़िलॉसफ़ी के हवाले से यहाँ पर हम बात करेंगे कि अमूमन एक्यूट केसेस जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि ऑल ऑफ सडन अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया है, कोई पैरालाइज्ड आया है आपके पास और उस वक्त क्या है, आपको जस्ट ऑल ऑफ सडन आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन को नोट नहीं करेंगे या उसको इतना कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्यूट केसेस में अमूमन आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखते हैं। मैंने एक आपको थेराप्यूटिक के हवाले से एक चीज़ बताई है कि एक्यूट केसेस में जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन को इतना कंसीडर नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मेकअप। फिजिकल मेकअप मीन्स कि फिजिकली देखने में वो पेशेंट कैसा नज़र आता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे हमारे जो होम्योपैथिक फिलॉसफी है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जगह हासिल है और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी भी पेशेंट के केस टेकिंग में। तो होम्योपैथिक के हवाले से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बहुत सारी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो यहाँ एकोनाइट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड, मस्कुलर, फाइबर, यानी एकोनाइट के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और खाते पीते खाने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है इस तरह से। दूसरा क्या चीज़ है? सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ठीक है, इतने ज़्यादा प्लेथोरिक होने के बावजूद इनकी जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल किसे कहते हैं हम? यानी आप इसको सिंपली अगर देखें तो आराम तलब, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा काम काज नहीं करना चाहते हैं, हिलना-डुलना पसंद नहीं करते हैं, लेटे बैठे रहना चाहते हैं और बैठे-बैठे खाना पसंद करते हैं और मोबाइल हर वक़्त हाथ में या टीवी देखते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? या फिर अगर कोई काम करते हैं, ज़ाहिर जॉब करते हैं या कुछ भी है, तो वो बैठ के करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। बहुत लंबे अरसे तक बैठे-बैठे जो है वो सारे काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कहते हैं। जैसे कि आपने नक्स भूमिका में पढ़ा है, इसी तरह से ये भी है। उसके अलावा इसकी जो पेशेंट होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आता है डार्क हेयर होते हैं, डार्क आइज़ होती हैं। ठीक, ये हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके माइंड सिम्पटम। माइंड सिम्पटम्स ऑफ एकोनाइट। ठीक, माइंड सिम्पटम्स इसके बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसके कीनोट्स भी कहलाते हैं। एकोनाइट इज़ फुल ऑफ फियर मेडिसिन, ग्रेट फियर। फियर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फियर? फियर ऑफ डेथ नंबर 1 ए कैटेगरी पर आता है, फियर ऑफ डेथ। यानी एकोनाइट के पेशेंट में जो मौत का खौफ है वो बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा उसको मौत का खौफ होता है कि ये प्रेडिक्टेबल हो जाता है, प्रिडिक्शन करते हैं डेथ डेथ के टाइम की और
डेट बताता है, टाइम बताता है कि मैं इस वक्त मर जाऊँगा, ठीक है? इतना ज़्यादा इसको खौफ होता है अपनी मौत का। राइट, तो फियर ऑफ डेथ क्यों है इसमें? क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो इतनी अचानक और इतनी शिद्दत के साथ होती हैं, तो ज़ाहिर है उसमें फिर फ़ौरन से क्या होता है कि मौत का खौफ, सबसे पहले क्या होता है मौत का खौफ। जैसे ऑल ऑफ सडन की सबसे अच्छी एग्जांपल अगर दी जाए तो किसी को एंजाइना का पेन हुआ है, यानी किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो क्या होगा, हार्ट अटैक के नाम से ही फ़ौरन से दिमाग में पहले यही आता है कि कहीं इसकी डेथ ना हो जाए। तो जिसको ये कंप्लेन इस तरह की अचानक से आती हैं और इतनी शिद्दत के साथ आती हैं, तो उसके माइंड में और ऑब्वियसली जो है वो एक यही खौफ आता है कि कहीं इस तकलीफ़ की शिद्दत से उसकी डेथ ना हो जाए, ठीक है? तो इसका जो फ़ियर है उसमें एक कैटेगरी में आता है, वो होता है फ़ियर ऑफ डेथ होता है। और ये प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट द टाइम एंड डेट ऑफ डेथ, ठीक है? यानी इस प्रिडिक्शन से इसकी शिद्दत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कितना ज़्यादा मौत का जो है वो खौफ होता है। और होता है वो फियर ऑफ क्रॉस क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, ठीक है? फियर ऑफ क्राउड, ठीक है? फियर ऑफ क्राउड के लिए आपकी जलसीमियम भी है, लेकिन जलसीमियम में और इसमें फ़र्क क्या होगा कि जलसीमियम के अंदर मौत का खौफ नहीं होता है, ठीक है? इसको इन तमाम फेयर्स के साथ क्या क्या होगा, मौत का खौफ ज़रूर होगा। यानी अगर वो रोड क्रॉस भी कर रहा है तो उसको एक खौफ आ रहा होगा, रोड क्रॉस करने से उसके दिमाग में आएगा कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए और मैं उसका शिकार ना हो जाऊँ, मैं मर ना जाऊँ। तो यानी हर चीज़ के साथ जो खौफ है, यानी हर खौफ के साथ उसको प्लस हो जाता है मौत का खौफ, ठीक है? तो फियर इसका इतना ज़्यादा शदीद होता है कि उसको लगता है कि उसकी डेथ ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा हो, या किसी ऐसी ट्रैवलिंग कर रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही हो, तो उसको क्या खौफ आता है कि कहीं से एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं टक्कर ना हो जाए और मैं मर ना जाऊँ। तो इस तरह के खौफ जो है वो उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो फुल ऑफ फियर जो है वो मेडिसिन आपकी एक्रोनाइट बनती है। किसी को अनजाना सा खौफ होता है, अंधेरे से खौफ होता है। खौफ की आपकी और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन अभी हम एक्रोनाइट के हवाले से बात करें तो एक्रोनाइट में, यानी फियर का नाम जब आता है तो आपके दिमाग में एक्रोनाइट का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड पर आती है, फियर ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा एक ग्रेड पर आता है फियर ऑफ डेथ। एंड सिम्टम दूसरा क्या रिलेट करता है, ये कॉल करता है, कॉल फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है? फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल करके बुलाता है और उनको जैसे होता है ना, कुछ लोग पसंद करते हैं कि उनको पूछा जाए, उनकी तीमारदारी की जाए, और जब सारे जमा हो जाते हैं तो फिर वो मायूस होकर उसके एक बहुत ही एक और जो है इसका बहुत पेक्यूलर सिम्टम है वो है रेस्टलेस एंड रेस्टलेसनेस होती है इसके अंदर, रेस्टलेसनेस एंड एनजाइटी। इसकी एक और बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, वो मैं मेरे दिमाग में नाम आ रहा है तो मैं रोक नहीं पा रही हूँ, आपको बता दूँ। आर्सेनिक इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी, ठीक है? तो एकोनाइट भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है? तो आप इसको डिफर कैसे करेंगे, सारे उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्सेनिक के साथ जब वो मैच करते हैं तो आप उसकी रेस्टलेसनेस में ये मेडिसिन दे सकते हैं। और एकोनाइट में क्या है, फियर ऑफ डेथ है और ऑल ऑफ सडन है और कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है। और इसमें जो है कोल्ड एयर से अफेक्टेड होने के बाद जो भी सिम्टम्स आते हैं उनमें उनकी वजह से सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको आप इस तरह से डिफर कर सकते हैं। इसका जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एंजाइटी इसमें पाई जाती है, खासतौर पर रात के बाद इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होती है। एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता, मुसलसल एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक कोने से दूसरे कमरे में वॉक करता रहता है और कभी बैठता है कभी खड़ा होता है। तो ज़ाहिर है कि उसको खौफ भी है, खौफ की वजह से भी और बीमारी की शिद्दत की वजह से भी। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा हो या बहुत ज़्यादा कहीं तकलीफ हो रही हो तो भी बंदा जो है एक जगह पर ज़ाहिर है टिक कर नहीं बैठ सकता, ठीक है? तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है अपनी तकलीफ के एहसास को कम करने के लिए, और या फिर एक खौफ होता है उसको, उस खौफ की वजह से भी इसके अंदर रेस्टलेस और एंजाइटी पाई जाती है। अब रीज़न कोई भी हो उसकी, लेकिन ये जो चीज़ें इसमें मौजूद होती है तो वो केस टू केस जो फिर आप इसको कंसीडर करते हैं कि इसकी रेस्टलेस में बहुत ज़्यादा सारी कंप्लेंट्स में शिद्दत पाई जाती है, सीवियरिटी पाई जाती है। इस तरह पेन्स जो होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है, और इसके जो पेन होते हैं वो ड्राइव इन क्रेजी, यानी इतने शदीद होते हैं कि पेशेंट दर्द से पागल हो रहा होता है एक तरह से, आप और अनकंट्रोलेबल, यानी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतनी शिद्दत होती है। और थर्स्ट का जो इसका सिम्टम है ये भी काफ़ी पेक्यूलर इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वांट्स टू ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है? अनकॉन्चेबल थर्स्ट का मतलब क्या होता है? अनकॉन्चेबल थर्स्ट कहते हैं ना बुझने वाली प्यास को, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, स्पेशली जब उसको हाई ग्रेड फीवर होता है। और बाकी कंप्लेंट्स के साथ भी ये थर्स्ट हमें मिल सकती है।
और थर्स जो है वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेडेक। हेडेक इसका इंपॉर्टेंट है, और हेडेक की जो कैरेक्टरिस्टिक है, हेडेक ज़ाहिर बहुत कॉमन सिम्टम है और बहुत सारी और भी मेडिसिन में हमें हेडेक मिलता है। तो इसकी जो खास बात है, इसका हेडेक जो है वो कॉजेशन के ऊपर ज़्यादा जाता है। सिवियरिटी ऑल ऑफ सडन तो होगा, लेकिन उसकी जो कॉज होगी क्या होगी? आफ्टर एक्सपोजर। यस, आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा। एक्सपोजर ऑफ, यस, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर। ठीक है, राइट। तो कोल्ड एयर का जो जैसे आप सर्दियों की जो हवा नहीं होती, सर्दियों में जो हवा चल रही होती है, कोल्ड विंटर विंटर वेदर में जो कोल्ड ब्रीज़ जिसे कहते हैं, तो उस तरह की जो हवा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा, एक तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, और वो झोंके हवा के जो कहलाते हैं ना, वो जब इंसान बहुत जैसे हवा से एक्सपोज हो रहा होता है, तो उसका क्या होता है कि बाद लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाता है, बाद लोगों को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तमाम जो इंडिकेशन है वो एक्ोनाइट के लिए है कि कोल्ड एयर और ड्राई एयर जो होती है, जो स्पेशली विंटर सीजन की जो एयर होती है, वो एक्सपोज होने से जो है वो पेशेंट को फ़ौरन से जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आते हैं। और इसका जो हेडेक होता है वो कैसा होता है, इसमें फीलिंग कैसी आती है? फुलनेस एंड हैवीनेस। ठीक है, फुलनेस कंजेशन की वजह से हुआ, क्योंकि हमें पता है प्लेथोरिक पेशेंट होता है इसका। प्लेथोरिक पेशेंट का मतलब कि फुल ऑफ ब्लड। तो इसका हेडेक का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से बनता है। उसके बाद जो और इसका एक खास सिम्टम है वो है इसकी कॉफ। कॉफ भी अगेन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में आता है आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई एयर। ठीक है, इसमें भी वही इसकी कॉजेशन बनेगी। कॉजेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस कॉज को, जो ये हवा है, सर्द खुश्क हवा के झोंके, और इसमें हवा में ज़्यादा देर एक्सपोज रहने की वजह से कोई भी कंप्लेन अगर आ रही हो, ऑल ऑफ सडन हो, सीवियरिटी के साथ हो, तो आपके माइंड में फर्स्ट इंडिकेशन किसकी आनी चाहिए? एक्ोनाइट के लिए। ठीक है, और इसमें जो है वो क्या होगा? कफ, एक तो एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर, और दूसरा ऑल ऑफ सडन फुल ऑफ सीवियरिटी। ठीक है, और इसमें बिस्लिंग साउंड आएगी। ठीक है, बिस्लिंग या रैटलिंग साउंड। विस्लिंग यानी सीटी बजने की आवाज़ आती है, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट नहीं होता, इस तरह के इसमें जो है वो खांसी के साथ आवाज़ आती है, कि क्योंकि जो इसकी विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, वो सिकुड़ जाता है, उसमें कंजेशन हो जाती है। और रेटलिंग साउंड, अगर वो मज़ीद फिर नीचे अगर लंग्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर रेटलिंग साउंड आने लगती है। रेटलिंग साउंड हम किसे कहते हैं? खड़ खड़ की आवाज़ नहीं होनी आती। जब खांसते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्प्यूटम लगता है जमा हुआ, और फिर वो जब आप कफ करते हैं तो वो आपको आवाज़ जो है साउंड स्पेसिफिक फील होती है, उसको रेटलिंग साउंड कहते हैं। राइट, और इसकी भी वजह वही है कि, और ये जो है वो बहुत सडनली हुई है, अचानक से सीवियर। और हिस्ट्री जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है वो हवा लगने की वजह से जो है ये इस तरह से हुआ है। ज़रूरी नहीं कि पेशेंट आपको कहे कि मुझे हवा लगी है, आप जस्ट उसकी, या घर के दरवाजे से ही निकलते ही फ़ौरन जैसे आप गाड़ी तक जा रहे हैं, तो वो भी हवा तेज़ चल रही होती है, जैसे सर्दी के मौसम में होती है, तो उतनी देर में भी वो अफेक्ट कर सकती है। तो ये सारी जो है वो आप हिस्ट्री से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कॉज क्या हुई है, क्यों आए हैं ये सिम्टम। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाता है फीवर। सॉरी, फीवर। यस, फीवर में भी अगेन फर्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो सेम ही होगा, आफ्टर एक्सपोजर टू ड्रॉप ऑफ कोल्ड एयर, वही सर्द और खुश्क हवा के लगने की वजह से हाई ग्रेड। सेकंड क्या होगा? हाई ग्रेड फीवर। इसमें जो है वो फीवर ये नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता से चढ़ेगा। ठीक है, अचानक से होगा, और हाई हाई ग्रेड फीवर होगा इसमें। फॉर एग्जांपल, जैसे फीवर होता है वो 98 डिग्री, या फिर 99, फिर 101, फिर 102। तो कुछ मेडिसिन में आपको इस तरह से मिलेगा कि स्लोली स्लोली इसकी प्रोग्रेस होती है, बट एक्ोनाइट में क्या होगा? डायरेक्ट 101, 102 हाई ग्रेड फीवर आपको मिलेगा फ़ौरन से। राइट, और इसके अलावा टू कोल्ड एंड सेंसिटिव टू कोल्ड, और उसके साथ आपको थर्स्ट का भी सिम्टम मिलेगा। फीवर में ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम थर्स्ट का भी आ जाता है। तो फीवर के साथ साथ आपको थर्स्ट वही मिलेगी कि एक हाई ग्रेड फीवर होगा, ऑल ऑफ सडन होगा, सीवियरिटी के साथ होगा, और इसके साथ सेंसिटिव टू कोल्ड होगा पेशेंट, और अनकॉन्चेबल थर्स्ट होगी, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसके जो है वो खास कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिनके ऊपर एक्ोनाइट जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में आ जाता है। अब हम इसके थोड़ा सा देख लेते हैं एग्रेवेशन। ठीक है, इसका ताल्लुक इससे मोडालिटीज़, ये कहलाती हैं मोडालिटीज़। उर्दू में इसको हम कहते हैं कमी बेशी, जिसे कहते हैं हम मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ में हम दो तरह से इसको बताते हैं, एक एग्रेवेशन होता है और एक एमेलियोरेशन होता है। एग्रेवेशन क्या होता है कि किन किन चीज़ों से इसकी सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाती है इसकी कंप्लेन। सिम्टम्स में जो है एग्रवेट हो जाते हैं सिम्टम्स, उसको हम देखते हैं कि एक्ोनाइट के जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ों से जो है वो एग्रवेट हो सकते हैं। नंबर वन, इसकी टाइमिंग
जो है वो इवनिंग में अमूमन इसकी कंप्लेंट्स होती हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। वॉट एवर द कंप्लेंट्स ही इज़ हैविंग, वो जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी किसमें, इवनिंग में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसको हेडेक है तो वो इवनिंग में इंक्रीज़ कर जाएगा, उसको फीवर है तो वो इवनिंग की जैसे जैसे इवनिंग आएगी तो उसकी कंप्लेंट्स जो भी हैं वो उसमें एग्रीवेशन मिलती चली जाएगी। उसके बाद इवनिंग टू नाइट इसको आप ऐसे कर लें, ठीक है। इवनिंग से इसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं और नाइट तक जो है वो सीवियर हो जाती हैं, और या बाज़ औक़ात सिर्फ नाइट में ही एग्रीवेट करती हैं। और दूसरा क्या है, इन वार्म रूम, वार्म रूम्स में भी इसकी कंप्लेंट्स जो है बढ़ जाती हैं। जो भी इसकी कंप्लेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कफ है तो क्या होगा, इसको सफोकेशन होगी, वार्म रूम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन कि इसको कोल्ड से भी सेंसिटिवनेस है, लेकिन बंद कमरे में रहना पेशेंट, बंद और गर्म कमरे में पेशेंट को जो है वो कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो एम्लोरेशन है वो देख लेते हैं हम। एम्लोरेशन, एम्लोरेशन का मतलब है कि इसको कमी किन किन चीज़ों से होती है इसकी कंप्लेंट्स में। नंबर 1, ओपन एयर, ठीक। ओपन एयर में, खुली हवा में इसको रहना अच्छा लगता है, इसकी कंप्लेंट्स जो है वो रिलीव करती हैं। और इसकी आपकी एक और मेडिसिन बहुत अच्छी है, पल्साटीला। ओपन एयर के नाम से आपके दिमाग में पहले पल्साटीला ही आती है, बट यू नो दिस अदर कॉन्सिक्वेंसेज एंड अदर कॉजेज एंड सिम्टम्स जो है ज़ाहिर है वो मैच जो कर जिस मेडिसिन से मैच करते हैं वो आप कंप्लीट देखेंगे ना पेशेंट को। तो ये मैं कंपैरिजन में सिर्फ बता रही हूँ आपको। इसके अलावा स्वेटिंग, स्वेटिंग और इसको पर्सपायरेशन भी कहते हैं। स्वेटिंग का मतलब पसीना आना, और पर्सपायरेशन, ये पर्सपायरेशन है बहुत सारी बुक्स में, सॉरी ये बहुत सारी बुक्स में जो है ये पर्सपायरेशन लिखा होता है। तो ये स्वेटिंग एंड पर्सपायरेशन से इसको जो है वो रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा फीवर अगर इसको है तो उसको क्या होगा, जैसे ही पसीना आएगा उससे इसको जो है वो हेल्प मिलेगी। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि जैसे फीमेल्स की कंप्लेंट्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, अगर वो उनके मेंसेस सप्रेस्ड हो गए हैं और उनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या हिस्ट्री मिलेगी, आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड एयर और फ्राइट, ठीक है। तो अगर आप एक जर्नलिस्ट का दिमाग में आइडिया बना लेंगे एकोनाइट आपके दिमाग में कब आनी चाहिए कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स, वॉट एवर द कंप्लेंट्स आर स्टार्टिंग टू प्रोड्यूस बाय द पेशेंट, बट द रीज़न बिहाइंड, दो दो मेन जो बड़े रीज़न है वो क्या है कि ठंडी खुश्क हवा के लगने से, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, जिसको आप वेस्ट विंड भी कहते हैं, नॉर्थ विंड भी कहते हैं, ठीक है, जो ठंडी होती है, ठंडी हवा चलती है जो कि विंटर वेदर में हमारे यहाँ चलती है वो। और दूसरा फ्राइट, फ्राइट मीन्स फेयर, फ्राइट एंड कोल्ड एयर, ठीक है। ये दो इसके बड़े रीज़न हैं। अगर आपको कोई क्रॉनिक कंप्लेन, कोई क्रॉनिक कंप्लेंट्स के साथ भी पेशेंट आता है और अगर आपको हिस्ट्री में मिल रहा, अगर हिस्ट्री में आपको ये मिल रहा है कि उसका एक्सपोजर हुआ था कोल्ड एयर से, उसके बाद से उसको ये कंप्लेन हुई है, या फिर फ्राइट यानी उसको किसी चीज़ की सदमा पहुंचा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया हो, ठीक है। सदमे के मुख्तलिफ उसकी भी टाइप्स होती हैं और उसके ज़ाहिर इज़हार के तरीके होते हैं। तो कुछ लोगों को खौफ की वजह से बॉडी के ऊपर कोई भी डिजीज़ लगता है डेवलप हो गई है, कोई सिम्टम, आप हिस्ट्री लेते हैं कि जब फलाने वक्त में ऐसा हुआ था और ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी और डर गई थी, तो उसके बाद से उसको ये कंप्लेंट्स होनी शुरू हो गई हैं। या फिर इस ये जो है वो कल कॉलेज गई थी और वैन में जाती है और वैन में ज़्यादा ठंडी हवा सुबह के वक्त लगी, इसको आके सो गई थी और दूसरे दिन सुबह उठ के, ये मैं आपको एक केस के बारे में बता रही हूँ कि उसकी जो है वो आईसाइट चली गई और वो डॉक्टर्स के पास गया, आई स्पेशलिस्ट के पास गया, तो क्या हुआ कि उन्होंने कोई रीज़न उनको समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने आई ड्रॉप्स वगैरह दे दी डालने के लिए और 1 हफ्ते तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो जब वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आए तो उसने जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो बच्ची ज़ाहिर कॉलेज जाती है और वो वैन में जाती है और वैन में ज़ाहिर हमारे यहाँ जो होता है वो इतना पैकिंग का सिस्टम नहीं होता कि विंटर में बिल्कुल पैक हो। तो वो क्या होगा कि उसको हवा लगी और हवा लगने के बाद फिर वो ज़ाहिर कॉलेज गई है, फिर सारा दिन गुजार के जब वो रात को सोई और सुबह उठी तो उसको ये कंप्लेन आई कि उसकी आईसाइट चली गई, यानी उसको नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। उसको डॉक्टर ने एक्ोनाइट 1 में दी और 1 में देने के बाद जो है वो फिर जो पेशेंट के वो थे फादर एंड मदर, उन्होंने बताया डॉक्टर साहब को कि इसको रात को इस कदर पसीना आया कि पूरे इसके कपड़े और बिस्तर भी गीला हो गया था और उसके 2 घंटे बाद जो है वो फिर जब ये सोकर उठी है तो फिर इसकी जो आई साइट थी वो सही हो गई। तो यहाँ आपने मेडिसिन जो दी देखी आपने वो किस पे थी, कॉज के ऊपर थी, ठीक है। तो कोई भी कंप्लेन अगर पेशेंट को ऑल ऑफ सडन आ रही हो और उसमें भी आप दे सकते हैं, लेकिन कोई क्रॉनिक अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है लेकिन उसका रीज़न आपको यहाँ फ्राइट और कोल्ड एक्सपोजर मिल रहा हो तो आपकी फर्स्ट डिग्री की जो मेडिसिन बनती है वो एक्ोनाइट बनती है। तो ये था एक्ोनाइट के बारे में हमारी सारी डिस्कशन। आप लोगों को आई होप कि समझ आया होगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि, तो जनाब ये थी आज की हमारी मेडिसिन एक्ोनाइट। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मज़ीद और भी मेडिसिन के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं एग्ज़ाम्स के लिए। फॉर विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Music license